किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा उन्नत बनाएं। जी हां, आपकी पैदावार को बढ़ाएंगी ऐसी जानकारियां। और आज एक नया विषय है, जैसा कि आप जानते हैं नए नए विषयों को लेकर आते हैं, नए विशेषज्ञ को लेकर आते हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सतीश पैसाई जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय खंडवा से। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, राम राम किसान भाइयों। और अब किसान भाइयों, आज जो सर से हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय के बारे में जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कपास की खेती के बारे में। कपास मुख्य रूप से अब जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं तो काफ़ी बहुचर्चित फसल बनती जा रही है, और इसके बारे में क्या क्या होती हैं जानकारियाँ वो हम आज जानेंगे। सर सबसे पहले तो ये जो सवाल उठता है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र है जिसमें कपास लगाया जाता है? मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र है करीब 6 लाख से 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है जी। प्राय किसी वर्ष थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ जाता है, किसी वर्ष क्षेत्र घट जाता है। जैसे इस वर्ष बहुत अच्छा कपास का भाव बाजार में रहा तो निश्चित रूप से अगले वर्ष जो है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो इसी के अनुरूप इसमें घट बढ़ होती रहती है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन का प्रश्न है, ये मुख्य रूप से निमाड़ अंचल की खरीफ मौसम की एक मुख्य फसल है। बिल्कुल। निमाड़ अंचल जैसे किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर ये ज़िले जो हैं निमाड़ अंचल में आते हैं। तो मध्य प्रदेश का लगभग 3/4 कपास इन क्षेत्रों से होता है। इसके अलावा कुछ और ज़िले हैं जिनमें रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और छिंदवाड़ा ये ज़िले हैं जहां पर कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में लिया जाता है जी। जहां तक कपास जिसे सफ़ेद सोने के नाम से भी किसान भाई जानते हैं, इसमें 2002 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। 2002 में कपास की बीटी प्रजातियां जो हैं कि किसानों को लगाने के लिए उपलब्ध हुई, और 2002 में जब नई तकनीक आई थी तो निश्चित रूप से किसान भाइयों का इस तकनीक के प्रति उतना रुझान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये तकनीक जो है किसानों ने आत्मसात कर ली और आज बीटी कपास इतना लोकप्रिय है कि मध्य प्रदेश का लगभग 95% या इससे भी अधिक रकबा जो है वो केवल बीटी कपास की किस्मों का उत्पादन ले रहा है। बिल्कुल, उत्पादन ले रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये उठती है कि जैसे समय की बात करें, हम बुआई के समय की बात करें तो खरीफ फसल है कपास। बिल्कुल, तो खरीफ फसल कब है। कैसे बोना चाहिए हमें इसका? हाँ, खरीफ फसल है वैसे मुख्य रूप से, लेकिन बीटी कपास के आगमन के साथ और बीटी कपास से जुड़े हुए कुछ फायदों को देखते हुए किसान भाइयों ने आजकल इसे मई माह में भी लगाना आरंभ कर दिया है। विशेष करके उन क्षेत्रों के किसान जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां किसान भाई अक्षय तृतीया जो हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण तिथि है उस तिथि को मुहूर्त करते हैं कपास लगाने का, और उसके पश्चात कपास की बोनी आरंभ कर देते हैं। तो मई से लेकर के जहाँ सिंचित कपास है वहाँ मई में कपास किसान लगा देते हैं, और जहाँ वर्षा आधारित कपास किसान उत्पादन ले रहे हैं वे निश्चित रूप से जब मानसून की तेज वर्षा जून के अंत में होगी उसके पश्चात ही कपास जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं। चलिए, तो ये फसल लगाते हैं, फसल से लगाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वो ये है कि हमारी जो प्रजातियां होती हैं या हमारी जो किस्में होती हैं वो मुख्य रूप से कौन सी रहती हैं सही, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए हमारी जलवायु के हिसाब से? जैसा मैंने अभी पहले भी कह चुका हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान अधिकतर बीटी कपास का उत्पादन ले रहे हैं, और बीटी कपास की जितनी भी प्रजातियां हैं वे सभी निजी सेक्टर से आ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर से आ रही हैं, और लगभग 1000 या इससे भी अधिक प्रजातियां जो हैं प्रत्येक वर्ष भारत शासन के जो GEAC जो एक समिति है जिसको हम जेनेटिकली अप्रूवल कमेटी कहते हैं, वो समिति जो है इन जातियों को अनुमोदन करती है और वो किसानों को लगाने के लिए उपलब्ध होती है। बिल्कुल। तो किसान भाई
अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में किसान अपना कपास का उत्पादन ले रहे हैं, वहाँ जो अच्छी किस्में हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, अच्छा वो दे रही हैं, उत्पादन दे रही हैं। हाँ, रुझान जिनका अच्छा है, उन किस्मों को लगाएं। उसमें कोई वो करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी विशेष किस्म के प्रति उनका रुझान अधिक हो, ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से हमारे जो अनुसंधान प्रक्षेत्र है उसमें प्राय हम सैकड़ों जातियां जो हैं प्रतिवर्ष उनका परीक्षण करते हैं, और प्राय बीटी प्रजातियों में 19 या 20 अंतर आता है। तो किसी विशेष जाति के पीछे वो ना भागें। सभी किस्में जो उनके क्षेत्र में अच्छी तरह से उत्पादन दे रही हैं, उनमें से अच्छी किस्में चयन करें। और मैं तो किसान भाइयों से ये सलाह देना चाहूँगा कि वे अपने खेत में यदि 10 एकड़ में कपास लगा रहे हैं तो वो एक किस्म का कपास न लगाएं, उसकी जगह 2 या 3 किस्मों का चयन करेंगे तो वो उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती है और कपास की कोई एक किस्म विपरीत रूप से प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई दूसरी किस्में कर देंगी। बिल्कुल। तो ये किस्मों का चयन इस तरीके से करना है, और विशेष रूप से जैसे सर ने कहा कि एक खेत में आप 3 वैरायटी लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें जो बैलेंस है वो बना रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात सर ये है कि जैसे हमने एरिया देखे, क्षेत्र देखे, किस तरीके से हम लगा सकते हैं। कुछ उपयुक्त मिट्टी होती है, जलवायु होते हैं कि उसके परिवेश बिल्कुल। इसके लिए मध्यम से लेकर के भारी भूमि, सामान्य रूप से कपास के लिए काली भूमि जो है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र जो है वो सर्वोत्तम होता है। और जहाँ तक वर्षा का प्रश्न है, कपास की फसल जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र से लेकर के और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कपास का उत्पादन लिया जाता है। निमाड़ अंचल जहाँ केवल 600 से 800 मिलीमीटर औसत वर्षा है, वहाँ इसे लगाते हैं। और मालवा अंचल जहाँ 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा का औसत है, वहाँ भी कपास की फसल सफलतापूर्वक लगाई जाती है। बिल्कुल। सर, बीज दर की बात करें यहाँ पर, तो बीज दर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बीज दर के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि कपास, चूँकि अधिकतर बीटी कपास लगा रहे हैं, तो बीटी कपास का 400 ग्राम बीज प्रति एकड़ के मान से, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम 1 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से बीज दर इसकी कपास की हम अनुशंसा करते हैं जी। और कहीं कहीं जहां परंपरागत किस्में जैसे JK4 है, JK5 हैं, जवाहर ताप्ती है या विक्रम है, इनका किसान भाई जहां उत्पादन ले रहे हैं वहां ये 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर उन्हें इनकी लेना होती है। चलिए, बीज उपचार की बात करें यहाँ पर, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय हो चुका है बीज उपचार, तो इसमें भी बीज उपचार महत्वपूर्ण। बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, और जब से ये बीटी किस्में आई हैं तब से किसान भाइयों को बीज उपचार की आवश्यकता नहीं रही है। क्योंकि बीटी की कपास की किस्में जो हैं सारी की सारी फफूंदनाशक और कीटनाशक रसायनों से उपचारित आती हैं। इनमें लगभग 8 सप्ताह की अवधि तक रस चूषक कीटें जो आते हैं उनके लिए बीज उपचारित किया होता है इनमें। तो 8 सप्ताह तक रस चूषक कीटों की समस्या आने की संभावना नहीं रहती। तो बीटी की कपास चूँकि प्रचुरता में लग रहा है और वहाँ बीज उपचार की आवश्यकता किसान को नहीं है, लेकिन जहाँ परंपरागत किस्में किसान लगा रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से उपयुक्त फफूंदनाशक और कीटनाशक से कपास का जो बीज है उसको उपचारित करने के बाद किसान भाई अपना कपास लगाएं। आज हम बात जो थी हमारी कपास की खेती के बारे में हमने बात की है, और फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र
HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। एक और पद्धति सुनाई में देती है रिफ्यूजी। हाँ कोई जी। ऐसी पद्धति होती है, क्या होती है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। रिफ्यूजिया कपास की वो तकनीक है जी। जिसमें हम बीटी कपास, जैसा मैं बता रहा हूँ कि अधिकतर किसान बीटी कपास का उत्पादन लेते हैं, तो बीटी कपास का जो प्रत्येक पैकेट जो आता है उसके साथ नॉन बीटी का बीज उसके साथ अलग से मिलता है। 400 ग्राम के जो पैकेट है उसमें 120 ग्राम नॉन बीटी का रहता है, परंपरागत बीज रहता है। उसको चारों ओर बागड़ के रूप में
लगाना है 5 कतारें या 20% रकबा, जैसे 1 एकड़ में हमारा कपास लगा रहे हैं तो उसका 20% रकबा जो है आसपास से घिरा हुआ होगा नॉन बीटी कपास से। ये तकनीक हालांकि अब चूँकि हमारे किसानों का रुझान रिफ्यूजिया तकनीक की तरफ नहीं था, वो इसको लगातार नज़रअंदाज किए हुए थे, इसलिए वर्तमान समय में जो शासन ने हम वैज्ञानिकों की मदद से ऐसा प्रयास किया है कि जो बीटी का बीज है उसमें नॉन बीटी के बीज मिले हुए आने लगे हैं, यानी रिफ्यूजिया के बीज जो हैं वो अब मिलकर के मिल रहे हैं और किसान भेद नहीं कर सकता कि कौन सा बीज बीटी का है और कौन सा नॉन बीटी का है, तो उसको मजबूरी है कि उसको दोनों प्रकार के बीज समान रूप से लगाना है। ये क्योंकि वो पहले ध्यान नहीं दे रहा था, नॉन बीटी नहीं लगा रहा था और उसके कारण अनेक तरह की समस्याएं, विशेष करके गुलाबी इल्ली जैसी कीट समस्याएं बहुत आने लगी थी। तो इसे ध्यान में रख के शासन ने अब नई व्यवस्था जो बनाई है उसके अनुरूप बीटी के साथ नॉन बीटी का बीज मिलाकर के मिलने लगा है। तो अब इसके और किसान भाई को निश्चित रूप से ध्यान देकर के इसको लगाना ही होगा। बिल्कुल। जैसे एक और यहाँ पर वर्तमान की बात करें तो इस वक्त जो है वो किसान भाई हमारे कोई भी फसल लगाएं, खेत तैयारी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो खेत की तैयारी कपास के लिए मुख्य रूप से कैसे करना चाहिए? कपास के लिए भी खेत अच्छी तरह से भुरभुरी मिट्टी तैयार करके खेत जो है बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए एक बार हल चला करके 2 या 3 बार कल्टीवेटर से उसको उपचार मतलब भूमि का वो करके और जुताई करके और फिर उसके बाद अच्छी मुरमुरी मिट्टी हो जाए, पाटा भी चला सकते हैं किसान भाई उसको समतल करने के लिए, अच्छी मुरमुरी करने के लिए, ढेले फोड़ने की। तो इस प्रकार से किसान भाई खेत की तैयारी करके और कपास को लगा सकते हैं। चलिए, ये मिट्टी यानी खेत चयन की बात करी हमने, खेत तैयारी की बात करी है। अब एक मुख्य रूप जो समस्या बोल सकते हैं वो आती है जैसे कि हमारा खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए क्या शुरुआत से ही कोई उपचार करना चाहिए, जैसे हम एकीकृत बोल सकते हैं, या फिर बीच में अगर कोई करें तो किस तरीके से करना चाहिए? बिल्कुल, खरपतवारों का जहाँ तक प्रश्न है, अभी तक कपास की फसल जो है वो प्रायः उसमें खरपतवार नाशकों का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि कपास का जो पौधा है वो बहुत सुग्राही है खरपतवार नाशकों के प्रति। तो यदि उसमें खरपतवार नाशक का प्रयोग करेंगे और यदि किसी भी गलती से वो पहुंच गया पौधे पर तो पूरा का पूरा पौधा झुलस जाएगा और हमारी फसल जो है पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। तो प्रायः कपास की फसल में खरपतवार नाशकों का उपयोग नहीं होता है और कपास में खरपतवारों का प्रबंधन प्रायः 15 दिन की जब फसल हो जाती है तब से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और यदि खरपतवारों का उचित ढंग से प्रबंधन किसान नहीं करेगा तो निश्चित रूप से खरपतवार प्रकाश के लिए, नमी के लिए और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और जो हमारी मुख्य खरीफ की फसल जो कपास की फसल है उसको ये उचित मात्रा में नहीं मिल पाएगी। तो 15 से 20 दिनों बाद निंदाई गुड़ाई करके कपास की जो है खरपतवारों का नियंत्रण करें। बाद में जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, लगभग 4 सप्ताह की, तब कोल्पा या डोरा चला करके कपास की जो है उसमें खरपतवारों का प्रबंधन किया जाता है। क्योंकि कपास की फसल, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कपास की फसल जो है वो आपकी वो बना करके कॉलम पद्धति से बोई जाती है, यानी कतारें भी 90 से 90 सेंटीमीटर के बीच में, चौफुली पद्धति जिसको कहते हैं, वो चौफुली पद्धति से लगाई जाती है। तो 90 से 120 सेंटीमीटर की कतार से कतार की दूरी होती है और 60 से 90 सेंटीमीटर की बीच की दूरी पौधे से पौधे की। तो इसमें आसानी से कोल्पा या डोरा चलाया जा सकता है। तो कोल्पा डोरा बहुत प्रचलित विधि है जिससे खरपतवारों का प्रबंधन
पूरे जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर प्राय किया जाता है। बिल्कुल। अगर हम सामयिक कार्य की बात करें, वर्तमान में सारे कपास की फसल को देखते हुए, खेती को देखते हुए, अगर सामयिक कार्य की बात करें तो किसान भाइयों के लिए क्या हम कह सकते हैं? इस समय कपास, जैसा मैंने कहा कि अक्षय तृतीया से कपास का मुहूर्त हो जाता है। बिल्कुल। हो सकता है कुछ किसानों ने सिंचाई के साधन जहाँ पर हैं वहाँ कपास लगा शुरुआत कर दी हो जी। हाँ, तो कपास की जहाँ शुरुआत कर दी है तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्थान पर ज़्यादा पौधे उगाते हैं या कोई कोई स्थान खाली रह जाता है, यानी खाली स्थान को भरना और पौधे विरलन। तो ये काम किसान भाइयों को कर लेना है। खाली स्थानों को भरना 3 से 4 दिन अंकुरण का होने के बाद जो स्थान खाली दिखता है वहाँ हमें पौधे लगा देना चाहिए। और जो पौधों को लगाने का काम है वो बेहतर होगा कि किसान भाई अलग से वही प्रजाति का बीज पॉलीथीन में लगा करके और उसके पौध तैयार करके रखें तो निश्चित रूप से उनको बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से यदि एक बोनी बिंदु पर 2 या 2 से अधिक पौधे उगे हैं तो उनका विरलन करने की भी आवश्यकता है। तो लगभग 1 सप्ताह अंकुरण का होने के बाद किसान भाई अपने खेत में देख ले और यदि पौधे अधिक दिखाई दे रहे हैं तो उनका विरलन करें। तो ये तो उन क्षेत्रों की बात है जहां कपास लगा चुके हैं। और सिंचाई की यदि आवश्यकता है तो सिंचाई व्यवस्था करें किसान भाई जहां कपास लगा चुके हैं। लेकिन जहां किसान भाइयों को कपास लगाना है वहां किसान भाई कपास का बीज अभी जो भी है वो लेकर के रख लें। कपास में लगने वाला खरपतवार कितना लगना है वो मतलब खरपतवार नहीं, उर्वरक कितना लगना है वो उर्वरक लेकर के रख लें। और कीटनाशक वगैरह के यंत्र जो हैं उनमें यदि कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं तो वो दूर कर लें। तो किसान भाइयों, ये हमने जाना आज कपास की खेती के बारे में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। नमस्कार। और अब किसान भाइयों वक्त हो चुका है खबरें खेती की ओर। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए जानते हैं प्रमुख समाचार। ड्रोन खरीदी पर मिलेगी सब्सिडी, प्राकृतिक खेती में एमपी अव्वल, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारा अभियान, बलराम तालाब के लिए आवेदन आमंत्रित। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इसमें श्री तोमर ने बताया है कि सरकार किसानों की सुविधा और लागत घटाने, इसके साथ ही आय बढ़ाने के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट भी प्रदान की गई है। व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन पर खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए ड्रोन की खरीद हेतु ड्रोन की लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। अन्य किसानों को 40% अथवा अधिकतम 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। चलिए अब बात करेंगे प्राकृतिक खेती में एमपी अव्वल। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती में देश में पहले पायदान पर है। श्री पटेल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों में कृषि मंत्रियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती का रकबा 17.31 लाख हेक्टेयर है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इस साल इसे 1 लाख हेक्टेयर और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। पटेल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का भी गठन कर दिया है। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी को 62,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,39,000 करोड़ करने का निर्णय लिया है। बैठक में पटेल ने बताया है कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के साथ प्रदेश में सख्त कार्रवाई की जाती है। चलिए अब बात करेंगे किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारा अभियान की। देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारा अभियान चलाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश भर के किसानों से बातचीत की है, जो कि दूर करीब के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित थे। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर किसानों का आह्वान किया कि वे खेती की नई नई तकनीक सीखें और उन्हें अपनाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र कृषि की प्रगति में अग्रणी है, जिनका किसानों को सीधा संपर्क रहता है, लाभ मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों का कौशल और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कृषक समुदाय को मजबूत करने के लिए देश भर में ये अभियान चलाया गया।
इस अभियान के तहत ही देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि मेले का आयोजन किया गया। इसी सिलसिले में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल तथा प्रदेश के कृषि केंद्रों में भी किसान मेले का आयोजन किया गया। चलिए अब बात करेंगे बलराम तालाब के लिए आवेदन आमंत्रित की। भीषण गर्मी और लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण किसान समय पर अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पाते हैं। किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लगातार किसानों की मदद कर रही है। वहीं बलराम तालाब योजना की शुरुआत भी की गई थी। इसी वर्ष सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए बलराम तालाब के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। बलराम तालाब योजना द्वारा किसानों को अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी और उनकी फसल लहला उठेगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ग के किसानों के लिए अलग अलग श्रेणी के अनुसार अनुदान राशि दी जाएगी। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 40% और अधिकतम 80,000 रुपये, लघु और सीमांत किसानों को 50%, इसके साथ ही अधिकतम 80,000 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 75% और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। नमस्कार।